वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भेषज कल्पना के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्डाइजेशन की, जिसको मानकीकरण भी बोला जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में यदि स्टैंडर्डाइजेशन पूछा जाता है तो आपको उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट को लिखना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कवर कर पाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि मानकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी क्या उपयोगिता है। तो दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे आचार्य क्या करते थे, जो भी औषधि का फॉर्मेशन करते थे तो वे खुद जंगल जाते थे, वनों में जाते थे और जो उत्तम रस गुण वीर्य विपाक की औषधि थी उसको कलेक्ट करते थे और उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन तैयार करते थे और उसके द्वारा ही वे अच्छी गुणवत्ता की औषधि का निर्माण करते थे और उसे चिकित्सा प्रणाली में यूज करते थे, जिससे उन्हें चिकित्सा में सफलता प्राप्त होती थी। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न टाइम में ऑल ओवर डॉक्टर्स, सारे जो वैद्य हैं, वे औषधि के लिए, ड्रग्स के लिए, मेडिसिन के लिए पूर्णतः फार्माकोलॉजिकल कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों, लगातार पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से औषधियों की डिमांड भी बढ़ी और कुछ व्यापारियों ने व्यापार की दृष्टि से प्रमुख औषधि द्रव्य के स्थान पर उससे मिलते जुलते औषधि द्रव्य का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से औषधि की जो क्रियाशीलता थी वो कम होने लगी और वो चिकित्सा की दृष्टि से प्रयोग करने लायक नहीं बची। तो दोस्तों, इस तरह की कालाबाजारी को रोकने के लिए API मींस आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ नियमों को या फिर रूल्स को लागू किया। कोई भी औषधि अब फॉर्मेशन की जाती है तो वह औषधि स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि वह स्टैंडर्डाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो उसको मार्केट में सेल नहीं किया जा सकेगा और दोस्तों उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके कारण जो व्यापारी लोग जो प्रमुख द्रव्य था उसके स्थान पर मिलता जुलता जो द्रव्य यूज कर रहे थे उसके ऊपर रोक लग गई और यही हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का या मानकीकरण का उद्देश्य था। तो दोस्तों, इस तरह से हमें समझ में आ गया कि मानकीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों इसकी उपयोगिता होती है। अब सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि प्राचीन कालीन औषध मानकीकरण। अब दोस्तों, हमारे जो आचार्य थे वो प्राचीन काल में जो औषधियां बनाते थे तो वो किस तरह से उसकी गुणवत्ता पर नियंत्रण रखते थे उसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों, हम कुछ पॉइंट को लेकर इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि क्वाथ अच्छी क्वालिटी का कैसे बनेगा। तो उसके लिए हमारे आचार्य ने पॉइंट बताया है कि गत रसत्व। तो दोस्तों, गत रसत्व का मतलब क्या होता है कि दोस्तों, जैसे ही हम कोई भी कंटेनर लेते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, जल डालते हैं और जल डालने के पश्चात उसके अंदर हम क्या करते हैं, औषधि द्रव्य डालते हैं। अब इसको उबाला जाता है दोस्तों। तो इसको तब तक उबाला जाता है जब तक जो औषधि द्रव्य हमने डाले हैं उसका टोटल एक्सट्रैक्ट इस जल के अंदर नहीं आ जाता, तब तक इसको उबाला जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं गत रसत्व। जब इस औषध द्रव्य का टोटल एक्सट्रैक्ट इस जल के अंदर आ जाएगा, इस वाटर के अंदर आ जाएगा, तो हम उसको प्रॉपर बोल देंगे कि क्वाथ फॉर्मेशन हो चुका है। सेकेंड बात करते हैं कि चूर्ण। अब चूर्ण अच्छी क्वालिटी का कैसे बनेगा। तो हमारे आचार्य ने बोला है कि वस्त्र छनित चूर्ण अच्छा होता है। तो दोस्तों, जो चूर्ण आयुर्वेद के अंदर जो आचार्य बनाते थे वो वस्त्र छनित होना चाहिए। मीन्स जो पतला वस्त्र होता है उसके द्वारा वह चूर्ण जो हमने बनाया है वो प्रॉपर रूप से छन जाना चाहिए। थर्ड दोस्तों, स्नेह के अंदर हम यूज करते हैं घृत यूज करते हैं और तेल यूज करते हैं। अब ये कैसे अच्छा बना है या इसकी क्वालिटी कैसे नियंत्रित की जाती है। तो दोस्तों, आचार्य ने क्या बोला है दोस्तों कि शब्द हीनो अग्नि निक्षिप्तम। मीन्स जो घृत बनाया है या जो तेल हमने बनाए हैं उसको अग्नि पर डालने पर किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं शब्द हीनो अग्नि निक्षिप्तम। सेकेंड है फेन उद्गम इन तेल। तो दोस्तों, जो भी तेल हमने बनाया है, जब हम तेल पाक कर रहे हैं तो जब तक उसके अंदर फेन का उद्गम नहीं हो जाए, मीन झाग नहीं बनने लग जाए, तब तक हम उसको प्रॉपर तेल पाक नहीं मान सकते। उसी तरह फेन शांति घृत के अंदर। तो दोस्तों, जब घृत का फॉर्मेशन करते हैं, जब घृत का पाक करते हैं तो उसके अंदर फेन का उद्गम शांत हो जाना चाहिए। मीन्स जब तक झाग आना बंद ना हो जाए तब तक हमको घृत का पाक करना है, तभी हमको प्रॉपर रूप से सिद्ध घृत प्राप्त होगा। नेक्स्ट है दोस्तों संधान। अब दोस्तों, संधान के अंदर विभिन्न प्रकार के हम आसव अरिष्ट बनाते हैं, फर्मेंटेशन क्रिया करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए बोला गया है, उसको कैसे हम देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे आचार्य ने बताया है सबसे पहला पॉइंट जात रसम। अब जात रसम का मतलब क्या होता है दोस्तों, रसादी गुण द्रव्य में आ जाना। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, जल के अंदर विभिन्न प्रकार के औषधि द्रव्य यहाँ भी डालते हैं और उसको 15 से 20 दिन तक या आसव अरिष्ट की जो समय सीमा निर्धारित की गई है उतने टाइम तक उसको हम क्या करते
हैं प्रॉपर रूप से बंद करके रख देते हैं ताकि उसके अंदर फर्मेंटेशन क्रिया हो और आसव अरिस्ट का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, उसको प्रॉपर रूप से बना हुआ तब मानेंगे जब उसके अंदर जात रसम का गुण बन जाए, मीन्स जो भी रसादी गुण द्रव्य में आ जाना, जो द्रव्य है उसके अंदर औषधि द्रव्य के टोटल एक्सटेंट उसके अंदर आ जाना चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे कि प्रॉपर संधान की क्रिया हो चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके अंदर परीक्षा की जाती है कि आसव अरिष्ट जो भी हमने संधान क्रिया की है या संधान क्रिया से जो आसव अरिष्ट बनाए हैं वो प्रॉपर रूप से बने हैं या नहीं बने हैं, तो उसके लिए हम परीक्षा करते हैं। अब परीक्षा कैसे दोस्तों, जो संधान क्रिया के लिए हम कंटेनर यूज करते हैं, उस कंटेनर के अंदर जलती हुई तीली को ले जाया जाता है। यदि वह जलती हुई तीली बुझती नहीं है तो हमारा जो संधान क्रिया है वो प्रॉपर रूप से हो चुकी है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पहली परीक्षा। इसी तरह सेकंड प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसके अंदर संधान के अंदर हम जो कंटेनर यूज कर रहे हैं उसके पास कान ले जाकर सुनते हैं कि उसके अंदर से किसी तरह की आवाज तो नहीं आ रही है। यदि उसके अंदर किसी तरह की आवाज नहीं आती है तो वो संधान प्रक्रिया हमको कंप्लीट मानी जाती है, मीन्स वो प्रॉपर रूप से उचित गुणवत्ता के संधान प्रक्रिया हुई है और प्रॉपर रूप से आसव अरिष्ट बना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट, थर्ड पॉइंट की एपीआई। एपीआई क्या है? आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों एपीआई? आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक कमेटी को गठित किया, और कौन सी कमेटी को गठित किया? एपीसी, आयुर्वेदिक फार्माकोपियल कमेटी। कौन सी कमेटी है दोस्तों? आयुर्वेदिक फार्माकोपियल कमेटी। और इसको कब गठित किया? 20 सितंबर 1962 को। और इस कमेटी का मेन उद्देश्य था सिप के ऊपर वर्क करना। यहाँ मैंने सिप एक तरह से ट्रिक के रूप में लिखा है कि सिप के ऊपर वर्क करता है। और सिप का मतलब क्या है दोस्तों? एस का मतलब है स्ट्रेंथ, आई का मतलब है आइडेंटिफिकेशन और पी का मतलब है प्योरिटी, मीन्स औषधि की क्रियाशीलता, उसकी पहचान और शुद्धता के ऊपर प्रॉपर रूप से वर्क करने का काम कौन करता था? हमारी एपीसी, आयुर्वेदिक फार्माकोपियल कमेटी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है एपीआई अकॉर्डिंग कास्ट औषधियों का मानकीकरण, मीन्स आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कास्ट औषधियों का मानकीकरण किस तरह से किया जा सकता है, कौन कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग औषधियों को बनाना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। जो ड्रग्स है उसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि जो ड्रग्स विभिन्न प्रकार की फार्माकोलॉजिकल कंपनी यूज कर रही है वो ड्रग्स वास्तव में प्रमुख ड्रग है या नहीं है, या फिर उसकी जगह पर एडल्ट्रेंट्स यूज तो नहीं किए जा रहे हैं। उसको पता करने के लिए सबसे पहले उस ड्रग का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। और आइडेंटिफिकेशन भी दो तरह से किया जाता है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो दोस्तों मैक्रोस्कोपिक के अंदर हम ड्रग्स को नॉर्मली देखते हैं और माइक्रोस्कोपिक के अंदर ड्रग्स को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं कि जो प्रमुख जो हमने ड्रग यूज की है वो प्रमुख ड्रग के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजी रखती है, उसकी आकृति, शेप और कलर जो प्रमुख ड्रग होती है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो वो हम इसके थ्रू देखते हैं। इस तरह से उस ड्रग का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एज। तो दोस्तों शास्त्रोक्त विधि के द्वारा जो भस्म बनाई गई है और मॉडर्न टेक्निक के अकॉर्डिंग जो भस्म बनाई गई है उन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। यदि जो भस्म हमने मॉडर्न टेक्निक यूज करके बनाई है वह शास्त्रोक्त विधि द्वारा बनाई गई भस्म के अकॉर्डिंग होती है तो वह सही होती है, उसको परमिशन मिल जाती है। इसी तरह सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड इनसोल्युबल एस्ट। तो दोस्तों शास्त्रोक्त विधि के द्वारा जो भस्म बनाई गई थी यदि पर एसिड के अंदर इनसोल्युबल थी, उसके अंदर घुलनशील नहीं थी, उसी तरह हम अगर मॉडर्न टेक्निक का यूज करके भस्म बना रहे हैं तो वो भी एसिड इनसोल्युबल एस्ट होना चाहिए। थर्ड है दोस्तों वाटर सोल्यूबल एस्ट। तो दोस्तों शास्त्रोक्त विधि के द्वारा जो भस्म बनाई गई थी यदि वह वाटर के अंदर सोल्यूबल है, पानी के अंदर घुलनशील है, तो हमने मॉडर्न टेक्निक यूज करके जो भस्म बनाई है वह भी वाटर सोल्यूबल एस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फॉरेन मैटर। इसके अंदर दोस्तों जो भी हम कच्ची औषधि यूज कर रहे हैं ड्रग्स को बनाने के लिए, मेडिसिन को बनाने के लिए, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार के कंकड़ पत्थर, मक्खी, मच्छर, इंसेक्ट वगैरह नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पाउडर फाइननेस। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिक्स का यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ छलनी का यूज किया जाता है। ये छलनियां अलग अलग नंबर की होती है। जो चूर्ण जो पाउडर हमने बनाया है उस चूर्ण पाउडर को क्या किया जाता है, छलनियों से छाना जाता है। जो छलनियां अलग अलग नंबर की होती है, इन अलग अलग नंबर की छलनियों से छानने के पश्चात हमको डिफरेंट टाइप ऑफ चूर्ण के टाइप्स मिल जाते हैं। हमको किस तरह का चूर्ण चाहिए, हमको फाइन पाउडर चाहिए, कोर्स पाउडर चाहिए, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ चूर्ण हमको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स। तो दोस्तों जो भी हेवी मेटल्स होते हैं उनके बारे में टेस्ट किया जाता है। जो भी हमने ड्रग्स बनाई है उसके अंदर हेवी मेटल का भी एक परसेंटाइल होता है कि इतने परसेंटेज पे हमको
उसको हेवी मेटल को रखना है, इससे ज्यादा उसका परसेंटेज नहीं होना चाहिए। वो कौन कौन सी मेटल है दोस्तों, उसके लिए मैंने ट्रिक लिखी है। काम सी से आपको याद करना है कैडमियम, ए से याद करना है आर्सेनिक, एल से याद करना है लेड और एम से याद करना है मरकरी। तो दोस्तों ये जो हेवी मेटल्स है इनका एक परसेंटेज होता है, उतने ही परसेंटेज में ड्रग के अंदर ये प्रेजेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यदि इनके परसेंटेज से ज्यादा प्रेजेंट होगी तो उस ड्रग को परमिशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो दोस्तों जो भी हमने ड्रग बनाई है उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस तो प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में भी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों टेस्ट फॉर स्पेसिफिक पैथोजन। तो दोस्तों जो हमने ड्रग फॉर्मेशन की है उसके अंदर अलग अलग टाइप के पैथोजन तो प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए भी टेस्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसमें ई कोलाई या साल्मोनेला स्पीशीज तो प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए भी टेस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।